नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 2 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण न्यूज डिस्कशन में। फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कल मोदी जी के द्वारा हमारे जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, उनके द्वारा परीक्षा पे चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के दौरान उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेरी जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताया। उसमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगा वो है कि डिजिटल जो मीडिया है, डिजिटल जो डिवाइस है, उसको लेके जो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे अभी आप डिस्कशन सुन रहे हैं, लेकिन आपके थॉट में अभी कोई गाना आ जाएगा, कोई म्यूजिक आ जाएगी, कोई वीडियो आ जाएगा, आप उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो ये जो समस्या है ना, इसके लेके कुछ ना कुछ वो एक चीज़ बताए जो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जो आप इसमें वीडियो के माध्यम से 2 मिनट का क्लिप में सुनाना चाहता हूँ। ये आप सुन लें, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। You to please guide them, sir. मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर इधर भटक जाते हैं। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं। अब मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम, जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये, और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को
एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। तो आपने सुन लिया होगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बताया गया है। देखिए, इनके द्वारा एक ही चीज़ बात की गई, फोकस किया गया कि बाद में भी ये बात करते हैं। आपको यदि टाइम हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने एक चीज़ बात किया कि डिसिप्लिन, आप जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं इस दौरान आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आपकी डिसिप्लिन सही है, यदि आप सही ढंग से पढ़ाई करते हैं, तो ऑनलाइन जो है वो आपके लिए क्या है, एक हथियार है। देखिए, मैं सपोज़ करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप अपने घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जब अपने घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, दिल्ली नहीं आते हैं, तो आप कम से कम महीने का 10,000 रुपया सेव कर पाते हैं। ऑनलाइन आजकल हर एक रिसोर्स अवेलेबल है, तो आपको कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बस फाइंड करना आना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, पहले ज़माने में किसी के पास यदि 1-2 लाख रुपया है, मंथली 10,000 रुपया पे करने लायक है, फिर जाके वो IAS के बारे में सोच भी सकता था। लेकिन आज के डेट में आपके पास डिवाइस है, आपके मोबाइल में डाटा है, आप कहीं पे भी रह के, आप किसी भी कोना में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में पहला जो हमारा टॉपिक है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति प्रस्ताव के लिए भारत तैयार है। अब देखिए इससे क्या होगा। अब मैं बताता हूँ कि अभी रूस और यूक्रेन का इशू चल रहा है, ठीक है। ये हो गया रसिया, ये हो गया यूक्रेन। अब देखिए ये जो इशू है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का इस पे नज़र है। पूरा का पूरा किसका नज़र है? पूरे वर्ल्ड का नज़र इस युद्ध के ऊपर है। यदि इस युद्ध में मध्यस्थता के रूप में भारत यदि इस इशू को सॉल्व करता है, तो भारत का विश्व में एक अलग छवि बन के जाएगी। एक मतलब प्रतिस्पर्धी, मतलब आगे ताकत बढ़ेगी भारत की। तो ये हमारे लिए क्या होगा, अच्छा साइन होगा, ठीक है, कि हमने कम समय में हमने ऐसे वॉर को भी ख़त्म करवाया जो वॉर सभी थक चुके हैं, ठीक है। फ्रांस युद्ध तय करके थक चुका है, तुर्की आ चुका है, ये भी। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या होगा, वैल्यू ऐड करेगा, हमारे देश की छवि बनाएगा विदेशों में। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनका छवि बढ़ेगा। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो हमें आंसर में लिखना चाहिए कि यदि हम मध्यस्थता करते हैं इस ऐसे इशू को, तो हम विश्व में शांति फैलाने के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। विश्व में क्या करने के लिए मार्ग में, शांति बढ़ावा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें हैं, राइट। अब देखिए रूस के जो विदेश मंत्री है वो भारत के दौरे पे आए, उनके साथ मोदी जी का वो हुआ, बैठक हुई, ठीक है, वार्ता हुआ। उस वार्ता में कुछ चीज़ें निकल के आया, वो है कि भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार किया जाएगा। आपको पता है कि रूस पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया है USA के द्वारा और यूरोपीय कंट्री के द्वारा। तो रूस पे जो प्रतिबंध को ख़त्म करने के लिए, रूस इस प्रतिबंध को टैकल करने के लिए वह अब स्थानीय मुद्रा में ट्रेड करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए राजी है। वो बात। दूसरी बात, भारत जो चाहे, भारत को जिस चीज़ों की ज़रूरत हो वो चीज़ें मुहैया करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा रूस। ये चीज़ें, तो इससे क्या होगा कि हमें सस्ता सामान, जैसे आपने देखा होगा कि कच्चा माल हमारी ज़रूरत है, तो हमने तेल के लिए, निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा किसके ऊपर है, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये हमें सस्ते तेल ऑफर कर रहा है, तो हम भी सस्ते तेल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से हम सामान खरीदेंगे, राइट। तो ये आर्टिकल था, इसके अंतर्गत यही इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही थी। नेक्स्ट आर्टिकल है कि GST की रिकॉर्ड हुई है, मतलब कि GST जो है उसका संग्रह, मतलब कि उसकी जो इकट्ठा हुआ है वो रिकॉर्ड हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें आई है। तो इससे ये साइन मिलता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, बाज़ार जो है वो बाज़ार क्या कर रही है, रिकवर कर रही है, बाज़ार रिकवर कर रही है, रिकवरी कर रही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई ऐसा नहीं है कि कम हुआ है। तो देखिए महंगाई बढ़ने का बहुत सारे कारण है, दो तरह से कारण होता है। एक होता है मांग फैक्टर, एक होता है कॉस्ट फैक्टर। मांग फैक्टर क्या होता है कि किसी भी वस्तुओं का यदि मांग बढ़ जाए, यदि वस्तुओं का मांग बढ़ जाए तो क्या होगा, वो महंगाई हो जाएगी। तो मांग बढ़ने का मतलब है कि महंगाई बढ़ना। दूसरा फैक्टर होता है कॉस्ट फैक्टर। यदि किसी वस्तुओं का उत्पादन के दौरान यदि लागत में ज़्यादा लागत आने लगता है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट फैक्टर।
तो मांग जो होता है वो 2 फैक्टर से काउंट किया जाता है। 2 फैक्टर होती है इसकी, मांग कॉस्ट फैक्टर से भी होता है और डिमांड फैक्टर से भी होता है। तो इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इस चीज़ों को हम बात करेंगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इसको मापने के लिए 2 टूल का यूज़ किया जाता है। 2 टूल मतलब हथियार, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और एक है WPI, इसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेल के लिए जो रहती है। तो ये दोनों के माध्यम से हम इसको काउंट करते हैं। अब देखिए, इसी को महंगाई को ही टैकल करने के लिए RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति लेके आया जाता है। अब देखिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ें सोच रहा हूँ किसी चीज़ों पे। ऐसे आज पहला जो वीडियो है वो हमारा अपलोड होगा 365 का, जो हम एक्चुअली मेंटरशिप प्रोग्राम में जो बच्चे को करवाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के साथ जो पढ़ाते हैं, उसी का मैं क्लास रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड करूँगा आज। ठीक है, उसमें थोड़ी सी वॉइस का ऊपर नीचे हो गया होगा क्योंकि इस सिस्टम सेटअप करने में। तो आज 365 चला जाएगा। यदि 2023 के लिए भी आप तैयारी करते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 सालों का UPSC का ट्रेंड है कि क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए, आपके पास आपकी राय से ही चीज़ें होगी। यदि आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका चाहता हूं कि बेसिक जो इकोनॉमिक्स है उसका फंडामेंटल सही करूं। यदि आप लोग का कमेंट आता है कि हाँ किया जाए, तो हम आने वाले 2-3 दिन में प्लान करके आपको बता दूंगा कि हम बेसिक फंडामेंटल को जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करें या नहीं करें। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। उसके बाद मैं बता दूं, यदि आप मेंटरशिप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया होगा आपको, इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं 7059779271। इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये आर्टिकल हमने देख लिया। मौद्रिक नीति सरकार के द्वारा RBI के द्वारा लाया जाता है, जिसमें रिजर्व रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, ये सब सारी चीज़ें, CRR, SLR, ये सब सारी चीज़ें लाया जाता है। तो वो हमारा एक्चुअली स्टैटिक्स पोर्शन का टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि पदोन्नति। पदोन्नति मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों में आपको प्रमोशन होना। जैसे आप यहाँ पे काम पे लगे तो मतलब कि आप डी ग्रेड से लगते हैं, डी ग्रेड से आपको प्रमोशन होकर आप जाते हैं C ग्रेड में, C से B में जाते हैं, B से A में जाते हैं। तो पदोन्नति के दौरान आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो पदोन्नति का जो कोटा होता है उसको रद्द करने का जो फैसला है वो केंद्र बताता है कि ये अशांति होगी। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे SC ST में पदोन्नति को लेके ख़त्म करने के लिए बताया गया था, राइट। अब हम इसमें देखते हैं कि पदोन्नति से संबंधित संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, राइट। पदोन्नति से संबंधित जो संविधान में पहला आर्टिकल दिया हुआ है वो है अनुच्छेद 16 का क्लोज 4। वो बताता है कि राज्य में, मतलब राज्य सरकार जो है वो किसी भी मतलब पिछड़े जो वर्ग है उनके पक्ष में इसकी नियुक्ति किया जा सकता है। उसके बाद यदि राज्य को लगता है कि सेवा में पर्याप्त क्या नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, मान लीजिए कि ये सेवा है, ठीक है, इसमें लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन SC और ST के जो कम्युनिटी है इनके लोग नहीं है, मतलब उनकी प्रतिनिधित्व नहीं है समान तौर पे, तो उस समय इस आर्टिकल के द्वारा पदोन्नति दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 के तहत। आर्टिकल 16 क्लोज 4 का ये बताता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन जो सेवा है उसमें पर्याप्त क्या नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 16(4)(b) बताता है कि 16 क्लोज 4 का भी बताता है कि ये जो लाया गया था, ये एक्ट जो बनाया गया था वो 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें बताया जाता है कि SC ST को कोटे को अगले वर्षों के लिए हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब समझिए, SC है ST है,
इनके लोगों का यदि मतलब डिग्री नहीं है, मतलब उनकी चीज़ें नहीं है, उसमें परफेक्ट नहीं है, तो ये नहीं कि इसकी जगह पे हम जनरल कास्ट के लोगों को भर्ती कर ले, बहाली कर ले, नहीं। यदि लोग वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, नहीं पूरे हैं, तो आप इसके लिए क्या करिए, ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट ईयर के लिए रखिए ये सीटें, राइट। ये नहीं कि आप जनरल ओबीसी के माध्यम के कैंडिडेट को इसमें आप फुलफिल कर लेंगे। ये चीज़ें बताता है 16(4) का बी 81वां संविधान संशोधन से आया था। उसके बाद एक आर्टिकल है कि अनुच्छेद 335 ये बताता है कि सेवा, ठीक है, सेवा और पदों के लेके एससी और एसटी के दावे पे विचार करने हेतु विशेष उपाय के अपनाने की आवश्यकता है। उनकी बराबरी के स्तर को लाया जा सके, उनकी बराबरी के स्तर यदि वो चैलेंज करते हैं तो उनको हमें ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो ये जो आर्टिकल है हमने देखा कि पदोन्नति से संबंधित किस तरह से ये आर्टिकल हमें डिस्कस करते हैं। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा अभी भारत की जो प्रधान, ठीक है, वर्तमान में जो प्रधान न्यायाधीश है CGI, ठीक है, वो NV रमना, उनका कहना है कि ये जो अलग अलग जांच एजेंसी है, ठीक है, अलग अलग जांच एजेंसी जैसे CBI है, IB है, ED है, ये सब जो अलग अलग है, इसको आप एक छत के नीचे लेके आओ, एक छत के नीचे ही लेके आओ। यदि ये क्या होता है कि हर एक जांच एजेंसी अपने अपने स्तर से काम करती है, तो एक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। एक दो के बीच में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो इससे समय की जाया होती है। समय के जाया के साथ साथ संसाधन का भी नुकसान होता है। ये जो एक छत के यदि नीचे आ जाएंगे तो इनकी क्या होगी, बचत हो जाएगी, राइट। तो ये आर्टिकल था। उसके बाद ये बताते हैं कि इसमें पुलिस के सुधार के लेके भी टॉपिक बात की गई है। तो हम किसी दिन आर्टिकल आएगा डिटेल में तो पुलिस के सुधार वाला भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है कि रूस की असहमत, ठीक है, भारत ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पे जोर दिया गया। अभी एक्चुअली ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री है, आई थिंक, ठीक है, उनके द्वारा वो भारत के दौरे पे आए हैं, तो उन्हीं के साथ बातचीत चल रही थी। तो उसी में ये चीज़ें आया है कि उन्होंने, देखिए, वो क्या कर रहे हैं, रसिया का विरोध कर रहे हैं। तो रसिया के लेके उन्होंने आपत्ति जताया कि रसिया के साथ जो है उन्होंने हमारे साथ जताया, लेकिन भारत का जो अभी स्थिति है वो भारत अपना बनाया हुआ है। दोनों के देशों के बीच में कारोबार को लेके और सैन्य को लेके सहयोग बढ़ी है, राइट। चलिए ये आर्टिकल यही था, इससे ज़्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है। डिटेल निकल के आएगा कोई एडिटोरियल तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि नेपाल की अतिरिक्त मदद की घोषणा करेगा भारत। देखिए अब हम भारत और नेपाल का रिलेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंडिया और नेपाल का रिलेशन, ये एक्चुअली हम डिस्कशन इसलिए करते हैं कि कल भी द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल आया था, तो ये हम करते हैं। अब हम हर दिन, जैसे मतलब पिछले लास्ट जो डेट है, आज मान लीजिए 2 तारीख है, तो कल का जो हिंदू का एडिटोरियल आया होगा उसको एक एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल होगा वो हर दिन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये जो है हिंदू का आर्टिकल है, ओके। तो अब हमारा हिंदू का जो भी पुराना आर्टिकल होगा एक पेज में मैं आपको दिखाऊंगा, उस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ नोट्स। इसका नोट्स आज से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए कंटेस्ट क्या होगा। अभी आपने देखा कि संदर्भ ये है कि भारत और नेपाल के जो प्रधानमंत्री और भारत के दौरे पे आए हैं और कुछ इनका आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है, ठीक है, एक यह महत्वपूर्ण पड़ोसी के लिए है, ठीक है, पड़ोसी के जैसे है। इसमें सदियों से चली आ रही हमारी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक, ठीक है, इतिहास, संस्कृत और उसके बाद आर्थिक संबंध भी एक विदेशी नीति को एक विशेष महत्व देता है। विदेश नीति को एक महत्व विशेष स्थिति में लेके जाया जाता है, राइट। आप देखेंगे कि वो जो नेपाल क्षेत्र है उसमें हिंदू और बौद्ध जो है उसका धर्म का क्या है, समानता है। दोनों बौद्ध, हिंदू और बौद्ध धर्म को समानता दी जाती है। भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म स्थल लुम्बिनी है, राइट। यहाँ पे देखेंगे कि जानकी जी जो है उनका जन्म तो ऐसे सीतामढ़ी में हुआ था, राइट, लेकिन जो जनक जी है वो कहाँ के राजा, जनकपुर कहाँ पे है अभी, वो भी नेपाल में ही है। तो ये हमारा रिश्ता क्या है, सांस्कृतिक रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है इनके साथ। उसके बाद यहाँ पे खुली बाउंड्री है, एक्चुअली यहाँ पे जो है खुली बाउंड्री है। तो आप देखेंगे हमारा जो है वो हम मधुबनी के हैं, ठीक है, तो हमारा जो वो चीज़ें हो जाता है कि
यहाँ पे आप जब जाएंगे बाउंड्री ऐसे है, तो लोगों की आवाजाही पे कोई ये नहीं कि दीवार लगा हुआ है, कोई तार से बंधा हुआ है, ऐसा नहीं। लोग इधर से उधर जा सकते हैं। इधर वाला ऐसा रहता है, इधर वाला जो खेत है वो इनकी खेत है, इधर नेपाल का खेत है, इधर भारत का खेत है, ऐसे होता है। इसमें कोई भी बीच में चीज़ें नहीं होती है, राइट। उसके बाद आवाजाही चलती है और हमारा वैवाहिक संबंध भी नेपाल के साथ होता है। हमारा जो वैवाहिक संबंध है वो भी नेपाल के साथ होता है, इसलिए हमारा बेटी रोटी का क्या है, रिश्ता है। नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। उसके बाद 1950 में देखेंगे भारत और नेपाल में शांति और मित्रता संधि हुआ था। उस संधि के साथ साथ दो चीज़ें महत्वपूर्ण निकल के आई थी, ठीक है, दो अलग अलग स्तर आए थे कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। क्यों है ये मैं बताता हूँ आपको। ये चीज़ें क्यों है ये बताते हैं। ये देखिए, पहले आप मैप देखिए नेपाल का। ये नेपाल है, ठीक है, इधर से ये चाइना है, ये भारत है। नेपाल जो है वो लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश मतलब इनकी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगता है, राइट। बफर भी बोला जाता है इसका, बफर में है ये। इधर से देखेंगे कि यदि हमारा शांति रहता है इनके साथ रिलेशन, तो इधर जो नेपाल वाला है तो ये एक बफर जोन की तरह काम करता है नेपाल का। इधर से क्या हो सकता है, हम शांति रख सकते हैं। तो एक्चुअली पता है आपको कि पाकिस्तान की तरफ से अशांति हमारा चलता रहता है और चाइना की तरफ से अशांति चलती रहती है। तो इन दोनों के बीच में नेपाल की तरफ से यदि हमें शांति रहती है तो कहीं ना कहीं हमें बढ़ावा मिल सकता है, इससे फ़ायदा होती है, राइट। अब देखिए, चलिए अब आते हैं आर्टिकल की ओर। उसके बाद बात की जाती है इसके अंदर कि यहाँ से ना बहुत सारे नदियाँ, हाँ, दूसरा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है ये है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व बढ़ता है। यदि हम नेपाल के साथ अच्छा नीति लेके चलते हैं तो पड़ोसी फर्स्ट की नीति जो हमारा है, नेवर फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें और विश्व लेवल पे हमारा वर्चस्व बढ़ता है, मतलब आप हमारी छवि बढ़ती अच्छी होती है। उसके बाद देख सकते हैं कि नेपाल से निकलने वाला जो नदी है, बारामासी नदी, गंगा देख लेंगे, कोसी नदी देख लेंगे, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान पारिस्थितिकी जल विद्युत के लिए सबसे ज़्यादा क्षमता प्रदान करती है। उसके बाद है हमारा व्यापारिक संबंध क्या है, आर्थिक और व्यापारिक संबंध। विदेशी निवेश भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सबसे ज़्यादा नेपाल में इन्वेस्ट करता है। 1/3 जो व्यापार होता है इसी मार्ग से होता है। यह एक लैंडलॉक है, तो इसके लिए आर्थिक बढ़ावा के लिए आपको पता है कि हम ये जो देश है हमें इनका बाउंड्री समुद्र से नहीं लगता है, तो विदेशी व्यापार के लिए आपको भारत से होकर इनको भारत से होते हुए व्यापार करना पड़ता है। उसके बाद है काठमांडू और रक्सौल के बीच में एक ट्रेन सेवा भी चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद समझौता ज्ञापन पे भी हस्ताक्षर की गई है दोनों के बीच में। ये सारी चीज़ें इनके बीच में दिया जाता है। वित्त जो सागर है उसको लेके लिंकेज, मतलब कि बॉर्डर माउंटेन को सी से जोड़ना, तो ये भारत बीच में आता है। तो ये माउंटेन मतलब यहाँ पे हिमालय है ना नेपाल के पास, और ये सी कहाँ पे है, भारत के वो दक्षिणी भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत की ओर। तो इसको क्या किया जाता है, जोड़ने की बात की जाती है। हमारा रक्षा सहयोग भी है, परीक्षण करवाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, आधुनिकीकरण में हम सहायता प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पे एक नेपाल के व्यक्तियों के लिए गोरखा रेजिमेंट भी बनाया गया, जिसमें सिर्फ गोरखा के ही लोग, वहाँ के ही लोग यहाँ पे इसमें रेजिमेंट में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है संयुक्त सैन्य अभ्यास। हमारा और उनके साथ क्या होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास चलता है, ये भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सांस्कृतिक संबंध भी है हमारा, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, सांस्कृतिक संबंध है। सांस्कृतिक संबंध में क्या है, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में। काठमांडू बनारसी का रिलेशन। उसके बाद लुम्बिनी और बोधगया, जनकपुर और अयोध्या। जनकपुर क्या है, सीता जी का है, और अयोध्या राम का। तो इस चीज़ों के लिए क्या है, मानवीयता को लेकर सहायता। जब नेपाल में भूकंप और बाढ़ आई थी तो भारत ने बहुत ज़्यादा आपातकाल वाले चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बढ़ावा दिया था। उसके बाद है बहुपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें बहुपक्षीय समझौता में क्या है, पहला आप देख सकते हैं BVIN, मतलब बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ये समझौता चलता है। उसके बाद बिम्स्टेक का पार्ट है ये। बिम्स्टेक के पार्ट के साथ साथ नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम का भी पार्ट है, और सार्क के भी सदस्य हैं। तो ये हमारा बहुपक्षीय दोनों के साथ रिश्ता है। लेकिन इसके साथ साथ नेपाल के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं भारत और नेपाल के रिलेशन में।
वो जो चुनौती का मुख्य कारण है वो है चीन का हस्तक्षेप। चीन आए दिन नेपाल में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है। इससे पहले जो चीन वहाँ के ओली थे प्रधानमंत्री, उनके साथ भारत का रिश्ता बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा था। तो इसी चीज़ के लिए वहाँ पे भारत और चीन के उनका निवेश बढ़ते जा रहा है, उनके हस्तक्षेप बढ़ते जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हो उनके वन बेल्ट योजना जो है उसमें भी भाग है, एक नेपाल एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद है सीमा विवाद। 2020 के आसपास, 2020-22 के आसपास उत्तराखंड के जो काला पानी, ठीक है, लिपियाथुर, लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक, ये सब क्या है कि बताया गया है कि इनके द्वारा बताया जाता है कि हमारा क्षेत्र है, भारत इस पर अपनी कब्जा अपनी बताती है। तो ये सारा चीज़ें, नया मैप भी अडॉप्ट किया गया था, राजनीति मैप, राइट। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट का हमारा एक इशू है। चलिए अब डिस्कशन की ओर चलते हैं। बात करते थे उसको हमने थोड़ा सा स्लो किया है, राइट, क्योंकि फास्ट करने से आप लोगों को आवाज़ जो थी वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती थी। इसी चीज़ के लिए हम मिडिल में रखने का, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट, तो इसको करने का हमने कोशिश किया है। इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा और डिटेल से खोल के हम पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में इसमें देख सकते हो कि MSP को लेके समिति बनाई गई थी। क्योंकि ये चीज़ें क्या था ये मैं बताता हूँ कि किसान बिल जो वापस लिया गया तो प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि किसानों का मांग था कि MSP पे कानून बनाया जाए। तो उन्होंने बताया था कि इसके लेके समिति बनेगी, समिति का जो रिपोर्ट होगा उसके हिसाब से काम चलेगा। तो उसी समिति को बनाने के लेके जो कृषि मंत्री है तोमर जी, तो वही एक चीज़ों को लेके बात किया जा रहा है, राइट। और कल हमने MSP को लेकर थोड़ा सा डिटेल में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज पे नहीं है। परीक्षा की चर्चा बच्चों को लेके प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसका वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखा चुके हैं। तो आपके पास यदि टाइम है तो आप यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर एक चीज़ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ आज हो सकता है तो मुक्त व्यापार समझौता किया जा सकता है। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता को लेकर मैंने पहले भी आपको बताया है कि इससे भारत का भी लाभ बढ़ेगा। भारत का क्या होगा, भारत का सेवा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, सबसे ज़्यादा भारत का सेवा क्षेत्र इसका लाभ हो पाएगा। IT सेक्टर, उसके बाद गणित, साइंस, ये जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उसके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा जो है ना उस पर थोड़ी सी लाभ मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर, इस समझौता के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेयरी उत्पादन को नहीं रखा गया। ये याद करके रखेंगे आप, ध्यान में रहना चाहिए कि हमने डेयरी उत्पादन को नहीं रखा है, राइट। तो ये चीज़ें था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है। आज एडिटोरियल, एक भी एडिटोरियल ऐसा नहीं था जो डिस्कशन करने लायक था, इसने हमने डिस्कशन में नहीं लिया। और देश विदेश में जो है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल में, इसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज नहीं है। वही पुराने यूक्रेन वाला इशू चल रहा है तो उसको बार बार नहीं देखना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब इतना ही आर्टिकल है जो आज हमने डिस्कस किया। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन मिल पाएगा, वो भी ये चीज़ें कर पाएंगे। और यदि आप हमारे साथ स्टडी में एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, अपने टारगेट को पुराना चाहते हैं, ठीक है, और कोई भी डाउट को सही से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।